इवन गाइस हम प्लैनेट को भी चेंज करेंगे, कहीं भी लेके चले जाए, मेरा जो है मेरे अंदर जितना मास उतना ही रहेगा मास। अगर मैं अर्थ को छोड़कर ऊपर 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 जा रहा हूं तो भाई मेरे को छोड़ के जाएगा, मैं तेरे को भूल जाऊंगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर आपको कौन सा लग रहा है। एंड इस वीडियो पर टारगेट लाइक गाइस मैं रखता हूं 5000। अगर आप लोग का प्यार मिला गाइस, देखो जैसे 12th वाले बच्चों का प्यार मिल रहा है, हर साल के बच्चों का प्यार मिल रहा है, इस साल के बच्चों का भी प्यार मिलना चाहिए। यूट्यूब एनालिटिकल पे वो चीजें हमें दिखनी चाहिए कि आपने वीडियोस को हर जगह तक, हर ग्रुप में, सब जगह तक शेयर किया है, जिससे हमें भी लगे, मैं राहुल सर को बोलूं यार बच्चे इस साल के बच्चे भी उतना ही प्यार दिखा रहे हैं, चलो अब इनके लिए धमाका करते हैं। तो भाई मैं बोल रहा सब कुछ चीजें आपके ऊपर छोड़ रहा है। अगर आप लोग का प्यार रहा तो ये सीरीज अल्टरनेट डे पे आती रहेगी, मतलब एक दिन साइंस 1, एक दिन साइंस 2, एक दिन साइंस 1, एक दिन साइंस 2, और भाई बाकी आपका दाब एग्जाम में फोड़ दोगे। बस इतना जितना हम लोग करवा रहे उतना देख के। एंड गाइस ग्रेविटेशन बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताना चाहूंगा गाइस। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है तो मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए, बट गाइस अब समझने समझाने का टाइम खत्म हो गया है। बताना चाहूंगा जितना मैं बता रहा हूं बस वो दिमाग में रख लो, पूरे क्वेश्चंस एग्जाम में फोड़ के आओगे, पूरे क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो गाइस चलो फटाफट मैं आपको बताता हूं। ग्रेविटेशन, सबसे पहली बात मैं करूंगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब देखो गाइस मुझे फटाफट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आपको ट्रिक्स विथ रिवीजन कम टाइम के अंदर दे रहा हूं। तो गाइस ऐसे बेहतरीन वीडियो आपको चाहिए ना भाई, बोल देना जरूर। तो सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के सर्कमफरेंस पे पार्टिकल जिस तरह का मोशन सर्कल के सर्कमफरेंस पे करती है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड हो, सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड हो, ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। बस इतना याद रखो, इट इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहा जाता है। इसके बाद केपलर बाबा का पहला लॉ, केपलर बाबा की जय बोलो, एंड केपलर बाबा का पहला लॉ समझ लो। कहने का मतलब क्या है कि केपलर बाबा ये कहते हैं कि जो प्लैनेट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और इलिप्स के पास हमेशा दो फोकस होते हैं, और किसी दो में से एक फोकस पे हमारा सन क्या होता है, हमारे सूरज दादा सिचुएटेड होते हैं। कहने का मतलब क्या, चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसके पास दो फोकस होता है, दो फोकस में से किसी एक फोकस पे हमारा सन क्या होता है, सिचुएटेड होता है। यही होता है केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ओके, देन इसके बाद केपलर बाबा का सेकंड लॉ की तरफ अगर हम चलते हैं तो बस इतना याद रखना, मतलब एक घंटे में 2 किलोमीटर कवर किया तो दूसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर, मतलब कहने का मतलब सिर्फ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस इतना दिमाग में रखना, यही केपलर बाबा का सेकंड लॉ है। इसके बाद गाइस थर्ड लॉ की तरफ जाए तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। देखो ध्यान दो, ये टी मतलब पीरियड, ओके, बस यहां कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ पीरियड। आर मतलब मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट, और इसको कर दिया क्यूब, और ये प्रोपोर्शनल का साइन। स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। और गाइस प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी हम हटाते तो दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। यहां के कांस्टेंट हमने यूज किया। अब गाइस अगर मुझे के की वैल्यू निकालनी, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये मीन डिस्टेंस को डिवाइड में ले लो, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। देख लो भाई कंप्लीट हो गया। बस ये स्टेटमेंट याद रखना, स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। देन प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करो और काम जिंगा लाला, देखो तीनों लॉ खत्म कर दिया। बस आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद गाइस न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखो। क्या याद रखो, ये हमारा फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो गाइस दो बॉडी दिख रहा है, तो पहले बॉडी का मास m1 ले लिया, दूसरे बॉडी का मास m2 ले लिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कहीं d लिया जाता, कहीं r लिया जाता, दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम स्क्वायर कर लेते हैं। क्योंकि डायग्राम में d लिया तो मैं d लिख देता हूं। अब देखो स्टेटमेंट में बोलता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो दोनों ऊपर ऊपर है, उनके बीच में जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो जो दोनों ऊपर है उनके बीच का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड दो एक ऊपर और एक नीचे है उनके बीच का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों के बीच में, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो दोनों के बीच का डिस्टेंस उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है।
हो गया स्टेटमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस को स्क्वायर कर रहा है। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल के साइन को मैं हटाऊंगा तो यूज होगा कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो दो चीजें यूज होती, इक्वल और कांस्टेंट। तो जी लगा दिया m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, हो गया। देन गाइस अब बोलोगे अरे सर मुझे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना, अरे निकालते हैं ना, ये जी अपने को चाहिए तो बाकी सबको हटाओ, दुश्मन को हटाओ, जो नहीं चाहिए उसको हटाओ। कैसे हटाएंगे, देखो मैं यहां लिख देता हूं ऐसे, कैसे, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मुझे ये चाहिए तो बाकी को हटाओ। देखो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, देन ऊपर वाला नीचे, मतलब मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, हो गया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अपना फॉर्मूला बन गया। अगर इसी का यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डी क्या एक तरह से डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, और स्क्वायर दिया इसलिए स्क्वायर लिख दिया। मास है ना, ये मास का यूनिट क्या होता है केजी, और 2 मास दिया हुआ इसलिए केजी स्क्वायर, हो गया खत्म, दोनों काम खत्म कर दिया हमने। और ये डायग्राम बनाओ, जो मैंने सिखाया बस वो कर दो और उसी को देखो स्टेटमेंट बना दो, काम खत्म। देन इसके बाद गाइस मास, मास मास के बारे में बस इतना ही पॉइंट रखो। सबसे पहले डेफिनेशन, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। देन इसके बाद गाइस मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि गाइस उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मास क्या स्केलर क्वांटिटी है। मैं डिटेल में नहीं बताऊं क्योंकि जितना काम उतना ही बोलता हूं। मास हर जगह सेम होता है, इवन गाइस हम प्लैनेट को भी चेंज करेंगे, कहीं भी लेके चले जाए, मेरा जो है मेरे अंदर जितना मास उतना ही रहेगा, मुर्गे के अंदर जितना मास उतने का उतना ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। इवन गाइस हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया, जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतना ज्यादा उसके अंदर इनर्शिया बढ़ता है। इनर्शिया टोटल 3 होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। इसके बाद गाइस वेट की बात करूंगा, इतना टेंशन नहीं, इतना सब पढ़ना नहीं, अपने पास टाइम नहीं इतना है। देखो वेट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड गाइस दूसरा बस यही याद रखो, ये डेफिनेशन लिख दोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। वेट इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट एक तरह का फोर्स होता है, इसीलिए गाइस इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। एंड गाइस देखो वेट प्लेस टू प्लेस, इवन प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि गाइस देखो मास तो हर जगह सेम होता है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह चेंज होता है, और ये चेंज होने की वजह से टोटल कैलकुलेशन भी, वेट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वेट प्लैनेट टू प्लैनेट और प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है, पर मास चेंज नहीं होता। इसके बाद गाइस अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको ज्यादा जानना है कि ये कैसे आया तो प्लीज मेरा डिटेल वाला वीडियो देख लेना, समझ लेना, बट एग्जाम में बस इतना ही काफी है। इसके बाद आगे चलते हैं वैल्यू ऑफ जी। ये वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कैसे फाइंड किया जाता है, इसका डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहां ग्रेविटी की बात हो रही तो इसलिए जी वाला लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन गाइस अभी एक फॉर्मूला हमने बनाया था, जस्ट अभी जहां हमने डी लिखा था पर यहां आर लिखेंगे, ओके यहां हम लिख देते हैं आर, ओके लिख दिया। अब गाइस देखो ये दोनों अगर सेम है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। हमने अगर राइट हैंड साइड सेम होता तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो जाता है। तो अगर ये सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, कर दिया। अब दोनों साइड से स्मॉल एम कैंसल, तो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके गाइस, और मैं इसको चेंज करता हूं। ये जो आर है गाइस, मैं थोड़ा यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस आर को लेके, स्मॉल आर कैपिटल आर को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो गाइस, अगर कोई बॉडी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ है, जैसे अर्थ का मास कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसके रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। मान लो एक ये बॉडी जो हमारा अर्थ का है और एक बॉडी है जो अर्थ के बाहर है, इसके मास को स्मॉल एम लेते हैं। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर ये स्मॉल आर दिया हुआ है, जैसे अब यहां से यहां का डिस्टेंस हम लोग h ले लेते हैं, तो या तो इस r के जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा r प्लस h। पर जिसको अच्छा नहीं लगे, नहीं सर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, सर मेरे को एक ही लिखना है, तो भाई वो स्मॉल r भी लिख सकता है। बट गाइस इन केस ऑब्जेक्ट अभी भी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ के ऊपर ही है, तो अर्थ के ऊपर रेडियस कितना होगा, आर ही होगा, कि हाइट तो यहाँ 0 है, हाइट 0 है, तो फाइनल फॉर्मूला ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर।
तो गाइस ये याद रखना कब कब आर कैसे चेंज होता है, ये मैंने पूरा बता दिया। इसके बाद गाइस वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, बस इतना याद रखो, ये चीजें याद रखो। ओके ये देखो, ये ऊपर ही ये नीचे, और दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो गाइस अगर मैं बात करूं सबसे पहले अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर ही हम घूम रहे, तो जी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर आप समझो, तो इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा होता है, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा होता है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बताया ना दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा। अगर मैं पोल की बात करूं, पोल पे देखो, पोल पे डिस्टेंस कम होता है, इसलिए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बस ये देखो, चेंज अलोंग द सरफेस, इक्वेटर पे, इक्वेटर के वैल्यू ऑफ जी लेस कंपेयर्ड टू पोल्स, जी की वैल्यू क्या होती है, इक्वेटर पे कम होता है, पोल्स पे क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए यहां देखो शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर इज लेस कंपेयर्ड टू बोथ द पोल्स। क्यों गाइस, रीजन क्या है, मैंने बताया क्योंकि इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा होता है, और डिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। पोल पे अगर बात करें तो डिस्टेंस कम होता है, इसलिए जी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अब अगर हाइट की बात करूं तो हाइट का भी वही सेम कॉन्सेप्ट, हाइट का भी सेम कॉन्सेप्ट। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, ओके, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा? और डिस्टेंस अगर कम होगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर मैं अर्थ को छोड़कर ऊपर 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 जा रहा हूं, तो भाई मेरे को छोड़ के जाएगा, मैं तेरे को भूल जाऊंगा। तो ये छोड़ के ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट अगर ये नजदीक आ रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जस्ट उल्टा, ये देखो लिखा हुआ एकदम इशारों में मैंने बताया कि अगर ये देखो ये ऊपर जा रहा है, मतलब हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। ओके, और गाइस यहां इसके अंदर कंडीशन, मैं देखो पहले ये पॉइंट बता देना चाहता हूं, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। हाईएस्ट पोल्स पे होते हैं एंड इक्वेटर पे 9.78 होते हैं। क्या होता है मैंने रीजन बता दिया। इसके बाद चेंज विद द हाइट की मैं बात करूं तो गाइस जैसे जी इंक्रीज होगा, कब जी इंक्रीज होगा, जब हाइट डिक्रीज होगा। और जी कब डिक्रीज होगा, जब हाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जस्ट उल्टा। और ये इक्वेशन का यूज करके ही मैंने बताया, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो यहां डेप्थ के लिए ये समझ लो, ओके, डेप्थ के लिए समझ लो कि ये हमारा अर्थ, अब मैं अंदर जा रहा हूं, ऊपर घूम लिया, अर्थ के ऊपर अर्थ के सरफेस पे घूम लिया, अब अर्थ के अंदर जा रहा हूं। मान लो मैं इधर पहुंच गया और अर्थ का सेंटर ये है। अब मेरे लिए अर्थ बस इतना ही रहता है, मतलब यहां पहुंच गया तो बस अब मेरे लिए अर्थ इतना ही रहता है। मतलब कहने का मतलब यहां मास भी कम हो गया, ओके, मास भी कम हो गया, क्योंकि मास अब अर्थ का बस मेरे लिए इतना ही है ना। और साथ में डिस्टेंस, मतलब रेडियस भी कम हो गया, डिस्टेंस भी कम हो गया। अब साथ में अगर मैं यहां आ जाता हूं, अब मेरे लिए मास और कम हो गया और साथ में डिस्टेंस और कम हो गया। देन यहां आ गया, फिर से मास और कम हो गया, डिस्टेंस और कम हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डेप्थ में जाता हूं तो मास एज वेल एज डिस्टेंस दोनों डिक्रीज होते हैं। और मास और डिस्टेंस अगर दोनों, ऊपर और नीचे वाली दोनों वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो रिजल्टेंट वैल्यू भी अपने आप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो मास एज वेल एज डिस्टेंस दोनों डिक्रीज होते हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी विल आल्सो डिक्रीजेस। ये याद रखो जब डेप्थ में हम जाते हैं। और जैसे ही गाइस सेंटर पे पहुंच गया, सेंटर पे पहुंचने में मास भी खत्म हो गया पूरा एंड डिस्टेंस भी खत्म हो गया, तो हमारा वहां जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो चलो ये भी मैंने बता दिया। इसके बाद गाइस एस्केप वेलोसिटी बहुत सिंपल है। एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जिसका यूज करके सैटेलाइट एस्केप हो जाए, बाहर निकल जाए फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए जितनी मिनिमम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब गाइस फ्री फॉल की अगर मैं बात करूं तो फ्री फॉल के लिए बस जो पॉइंट मैं बता रहा हूं बस उतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बस ग्रेविटी के अंडर गिर रहा है तो उसको बोलेंगे फ्री फॉल। बट फ्री फॉल के लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी देखो मैंने पकड़ के रखा है, तो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। दूसरा, आप सभी को अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूं तो भाई एयर पार्टिकल्स, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है जिसके कारण इसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, सही बात है ना। तो ड्यूरिंग द फ्री फॉल
फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही बात है ना, अगर मैं इसको छोड़ू तो बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल्स है, एयर पार्टिकल्स, एयर्स, इसको क्या करेंगे, इसको मोशन को अपोज करेंगे। इसीलिए गाइस अगर मुझे सच्ची वाला फ्री फॉल करना है, मतलब सच्ची वाला प्यार होता है ना, उसी तरह सच्ची वाला फ्री फॉल भी होता है। तो ट्रू फ्री फॉल किसमें बस पॉसिबल है, वैक्यूम के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि फॉल, फ्री फॉल तो हो रहा है, पर फ्री फॉल हो रहा है वो ट्रू फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि इस बहुत सारे ऑब्स्टेकल मोशन को अपोज करते हैं। अगर ट्रू फ्री फॉल करवाना है तो किसमें पॉसिबल, ओनली वैक्यूम, जहां कुछ भी ना हो, जहां कोई एयर पार्टिकल्स ना हो, कोई ऑब्स्टेकल्स ना हो, बस ओनली ग्रेविटी हो, बस ओनली ग्रेविटी हो, तो उसको बोलेंगे ट्रू फ्री फॉल। और गाइस एक चीज और, यहां ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को जी टी लिख दो, देन h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ओके, अब यहाँ ओके तो गाइस इसके अंदर ये सभी, ये वाला जो है ना इनिशियल, क्योंकि फ्री फॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ये सभी सभी जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो देख लो अपने लिए फॉर्मूला क्या हो गया ट्रू फ्री फॉल के लिए। ओके, तो गाइस ये चीजें याद रखना, बहुत कम टाइम के अंदर मैंने शॉर्ट तरीके वाइज आप लोगों को ये पूरा चैप्टर कम में रिवाइज करवा दिया। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।